सास ने पोते से कहा, तेरे नाना भिखारी हैं। लेकिन जब बहू के पिता की वसीयत खुली तो सास पैरों में गिर पड़ी। और जिस बेटे बहू के भरोसे वो घर छोड़कर गई थी, उन्होंने उसे पानी तक नहीं पूछा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक। आज की कहानी उन बुजुर्गों की आंखें खोलने के लिए है जो अपने बड़े बेटे और बहू के समर्पण को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। यह कहानी है कर्म के उस चक्र की जो जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, लेकिन प्रशांत के घर के आंगन में कोहराम मचा हुआ था। प्रशांत जैसे ही ऑफिस से थका हारा घर लौटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर बरामदे में उसके माता पिता यानी दीनानाथ जी और सुमित्रा जी अपना सारा सामान बांधे अटैचियां लिए उदास बैठे थे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था मानो उन पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। प्रशांत ने घबराते हुए अपना बैग एक तरफ रखा और दौड़कर उनके पास गया। पिताजी, माँ, यह सब क्या है? आप लोग यह सामान बांधकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सुमित्रा जी ने बेटे को देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से आंखों के झूठे आंसू पोंछे और रोनी सूरत बनाकर बोली, बेटा, अब हम इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। जिस घर में सास ससुर को 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहू के ताने सुनने पड़े, वहां रहने से अच्छा है कि हम किसी अनाथालय चले जाएं या फिर तेरे छोटे भाई सुमित के पास चले जाएं। कम से कम वहां सम्मान की सूखी रोटी तो मिलेगी। प्रशांत का माथा ठनका। माँ, आप क्या कह रही हैं? सुबह तो सब ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया? किसने क्या कहा आपसे? दीननाथ जी ने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा, अरे भाई, अब हमारा दाना पानी यहाँ से उठ चुका है। तेरी पत्नी रजनी ने आज हमारी इज्जत का जो जनाजा निकाला है, उसके बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। हमने तो बस अपने पोते से मजाक में 2 बातें कह दी थी, उस पर वो शेरनी की तरह हम पर टूट पड़ी, हमें जहर उगलने वाला और न जाने क्या क्या कह दिया। प्रसाद यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। माता पिता के आंसू उससे देखे नहीं गए। उसने उन्हें समझा बुझाकर सोफे पर बिठाया। आप लोग शांत हो जाइए, मैं अभी बात करता हूँ। मेरी मौजूदगी में अगर आपका अपमान हुआ है तो यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रशांत तमतमाता हुआ अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वहां उसकी पत्नी रजनी बिस्तर पर बैठे बैठे कपड़ों की तह लगा रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी रोकर चुप हुई है। लेकिन प्रशांत को उस वक्त सिर्फ अपने माता पिता का दुख दिख रहा था। कमरे में घुसते ही प्रशांत चिल्लाया, रजनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ बाबूजी से बदतमीजी करने की? देख रहा हूं आजकल तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे पिता ने? रजनी ने प्रशांत की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह खड़ी हुई और शांत स्वर में बोली, अगर शादी के 10 साल बाद एक बहू अपनी और अपने माता पिता की इज्जत के लिए आवाज उठाती है तो उसे बदतमीजी नहीं कहते प्रशांत। और रही बात संस्कारों की, तो वो मुझे मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे दिए हैं। तभी तो 10 साल से तुम्हारे माता पिता के हर ताने को प्रसाद समझकर निगलती रही हूँ। प्रशांत ने हाथ झटकते हुए कहा, ओह, तो अब तुम एहसान जताओगी? वो घर छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रजनी की हंसी में दर्द छलक आया। शर्म? शर्म मुझे नहीं, उन्हें अब आनी चाहिए प्रशांत। और आपको आनी चाहिए। आप जानते हैं उन्होंने आज चिंटू से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरे नाना नानी तो महाकंजूस और भिखारी हैं, तभी तो तेरे जन्मदिन पर सस्ता सा उपहार लाए थे। एक 6 साल के बच्चे के दिमाग में वो मेरे माता पिता के खिलाफ जहर भर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। दोस्तों, कहानी के इस गंभीर मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक बेटी के सामने उसके जन्मदाता माता पिता को भिखारी या कंजूस कहना शोभा देता है? क्या बहू के मायके वालों की इज्जत करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं होता? रजनी 10 साल तक चुप रही। क्या उसका सब्र टूटना गलत था? अगर आप भी मानते हैं कि हर बेटी के माता पिता का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम और आप मिलकर इस सोच के खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रशांत कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन पुरुष अहंकार और माता पिता की अंधभक्ति उस पर हावी थी। अरे तो क्या हुआ, बड़े बुजुर्ग हैं, मजाक कर दिया होगा। इसमें इतना बड़ा खेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम्हारे पिता ने शादी में दिया ही क्या था, एक स्कूटर और कुछ बर्तन। अगर माँ ने सच बोल दिया तो मिर्ची क्यों लग गई? रजनी अवाक रह गई। आज उसके पति ने भी वही भाषा बोली जो उसके सास ससुर बोलते थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है प्रशांत, अगर आपको लगता है कि वो सही है और मैं गलत हूं तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें जाने दीजिए छोटे भाई सुमित के पास।
वैसे भी सुमित और उसकी पत्नी निशा तो अलग रहते हैं, उन्हें उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए ना। देखते हैं कि जिस बेटे बहू के गुण वो दिन रात गाते हैं वो उन्हें कितना सर आंखों पर बिठाते हैं। बाहर बैठे दीनानाथ जी और सुमित्रा जी ने यह सुन लिया। सुमित्रा जी ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। हमारा छोटा बेटा सुमित और बहू निशा लाखों में एक है, वो हमारी कद्र करेंगे। तू तो वैसे भी मनहूस है। और उस शाम प्रशांत के लाख रोकने के बावजूद दीनानाथ जी और सुमित्रा जी ने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और छोटे बेटे सुमित के घर से घर के लिए निकल पड़े। प्रशांत रजनी पर चिल्लाता रहा, उसे कोसता रहा, लेकिन रजनी पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। उसे पता था कि आज नहीं तो कल यह होना ही था। अब दृश्य बदलता है। शहर के दूसरे कोने पर, जहां छोटा बेटा सुमित और उसकी पत्नी निशा रहते थे, रात के 9 बज चुके थे। सुमित और निशा डिनर करके टीवी देख रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमित ने दरवाजा खोला तो सामने माता पिता को सामान के साथ खड़ा देख उसके होश उड़ गए। अरे माँ पापा, आप लोग इस वक्त, और यह सब सामान? सुमित्रा जी ने रोना शुरू कर दिया। बेटा, तेरे बड़े भाई के घर में अब हमारा कोई मान नहीं रहा। उस कलमुही रजनी ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम तेरे पास ही रहेंगे। तू तो हमें नहीं निकालेगा ना? सुमित और निशा ने एक दूसरे की ओर देखा। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सुमित को कोहनी मारी। निशा तुनक कर बोली, माँ जी, आप क्या बात कर रही हैं? हमारा घर तो वैसे ही छोटा है, 2 कमरे हैं, एक में हम और एक में हमारा बेटा। आपको हम कहाँ रखेंगे? और फिर आप तो हमेशा कहते थे कि बड़े भैया की सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी घर बड़ा है, वहीं रहोगे। अब अचानक यहाँ कैसे? दीननाथ जी ने उम्मीद भरी नजरों से सुमित को देखा। बेटा, कुछ दिन एडजस्ट कर लो, हम बरामदे में सो जाएंगे, बस हमें उस नर्क में वापस मत भेजो। तभी निशा ने वो बात कही जो दीननाथ जी के कलेजे को चीर गई। देखिए बाबूजी, साफ साफ बात करते हैं। आप दोनों की दवाइयों का खर्च महीने का 10,000 है और खाने पीने का अलग। सुमित की कमाई इतनी नहीं है कि हम आपका बोझ उठा सके। बड़े भैया और भाभी तो फिर भी झेल लेते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। दीननाथ जी कांपने लगे। बोझ? हम बोझ हैं? अरे, हमने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। सुमित झुंझलाया। पापा, इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। आपके पास कोई पेंशन नहीं है, कोई जमा पूंजी नहीं है। सब कुछ तो आपने बड़े भैया की शादी और मकान बनवाने में लगा दिया था। अब खाली हाथ हमारे पास आकर क्या करेंगे? हम आपको नहीं रख सकते। और सुमित ने दरवाजा बंद करने का इशारा किया। रात के अंधेरे में अपने ही सगे बेटे ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रजनी की याद आई, वो रजनी जिसे वो सुबह शाम ताने देती थी, लेकिन जिसने कभी उन्हें भूखा नहीं सोने दिया था, जिसने उनकी बीमारी में रात रात भर जाकर सेवा की थी, और आज लाडला बेटा उन्हें धक्के मारकर निकाल रहा था। दोस्तों, कहानी के उस हिस्से पर जाने से पहले जहां इन बुजुर्गों की किस्मत और रजनी की तकदीर पलटने वाली है, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये मेरे जीवन का संघर्ष है। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा हूँ। मेरे माता पिता भी अब बूढ़े हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें वो हर खुशी दे सकूँ जिसके वो हकदार हैं। यह चैनल और आपका सहयोग ही मेरा एकमात्र सहारा है। अगर आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर रही है तो कृपया सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स भेजकर या ज्वाइन बटन दबाकर इस चैनल के मेंबर बने। आपकी दी हुई 50 या 100 रुपए की मदद मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आशीर्वाद होगी। यह मुझे हिम्मत देगी कि मैं समाज की कड़वी सच्चाइयों को ऐसे ही आपके सामने लाता रहूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। कृपया आज दिल खोलकर सहयोग करें। रात गहरी हो चुकी थी। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी पार्क के एक बेंच पर बैठे थे। उनके पास वापस प्रशांत के घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन किस मुंह से जाते? तभी प्रशांत के घर पर भी एक घटना घटी। रजनी के मोबाइल पर एक वकील का फोन आया। क्या मैं श्रीमती रजनी से बात कर रहा हूँ? मैं आपके पिता स्वर्गीय श्री राम शरण जी का वकील बोल रहा हूँ। रजनी के पिता का देहांत 1 महीने पहले हुआ था। सास ससुर ने उस वक्त भी ताना मारा था कि बुढ़ा कुछ छोड़कर नहीं गया होगा सिवाय कर्ज के। वकील ने आगे कहा, मैम, आपके पिता ने अपनी वसीयत में एक बड़ा खुलासा किया है। वो बहुत ही सादगी से रहते थे, इसलिए लोग उन्हें कंजूस समझते थे, लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई, शहर के मुख्य बाजार की 2 दुकानें और 50 लाख रुपए नकद सब कुछ आपके नाम किया है। वो चाहते थे कि यह पैसा उनके जाने के बाद आपको मिले, ताकि आपके ससुराल में कोई आपको दबा न सके। रजनी के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो पिता जिन्हें सबने मक्खी चूस कहा, वो अपनी बेटी के लिए सुरक्षा कवच बनाकर गए थे। अगली सुबह दीनानाथ जी और सुमित्रा जी शर्मिंदगी से सिर झुकाए प्रशांत के घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। प्रशांत ने दरवाजा खोला। माँ बाप को देखकर वो रो पड़ा। माँ, बाबूजी, आप वापस आ गए। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, सुमित ने हमें घर में घुसने तक नहीं दिया बेटा, हमें माफ कर दे। हमें हमारी गलती की सजा मिल गई। असली श्रवण कुमार तो तू है और असली लक्ष्मी हमारी रजनी है, जिसे हमने कभी पहचाना नहीं। तभी रजनी वहां आई। उसके हाथ में वसीयत के कागज थे।
उसने सास ससुर को देखा, उसका दिल पसीज गया, लेकिन उसे एक सबक भी सिखाना था। रजनी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आप कह रही थी ना कि मेरे पिता भिखारी हैं। यह देखिए, यह मेरे कंजूस पिता की वसीयत है। 2 करोड़ की संपत्ति वो मेरे नाम करके गए हैं। वो कंजूस नहीं थे, वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए जोड़ रहे थे। और आप लोगों ने तो जीते जी मुझे नर्क दिया। वीरनाथ जी रजनी के पैरों में गिर पड़े। बहू, हमें माफ कर दे, हम अंधे हो गए थे, हमें घर से मत निकाल, हम तेरे नौकर बनकर रहेंगे। रजनी ने आगे बढ़कर उन्हें उठाया। बाबूजी, मैं अपने पिता की बेटी हूँ, सुमित जैसी नहीं, जो माँ बाप को सड़क पर फेंक दे। आप इसी घर में रहेंगे और ठाठ से रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबने हैरानी से देखा। रजनी ने दृढ़ता से कहा, आज के बाद इस घर के फैसले मैं लूंगी, और आप दोनों कभी भी किसी भी बेटी के मायके वालों का अपमान नहीं करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्योंकि पैसा तो आज मेरे पास आया है, लेकिन संस्कार मेरे पास पहले से थे। सास ससुर ने हाथ जोड़कर कसम खाई। प्रशांत ने भी अपनी पत्नी से माफी मांगी। और उधर जब सुमित और निशा को पता चला कि रजनी करोड़पति बन गई है, तो वो दौड़े दौड़े आए, लेकिन रजनी ने उन्हें दरवाजे से ही लौटा दिया। जहां स्वार्थ होता है, वहां रिश्ते नहीं होते। मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, कभी किसी को कम मत समझो, और याद रखो, माँ बाप की सेवा करने वाला ही असली धनवान होता है। जो संपत्ति के लालच में रिश्तों का व्यापार करते हैं, उनके हाथ अंत में खाली ही रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी ने आपकी आंखों से पर्दा हटाया होगा। जिन दर्शकों ने आज मेंबरशिप ली है या सुपर थैंक्स भेजा है, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। आप ही मेरी ताकत है। अब आप फैसला कीजिए कि अगली कहानी किस मुद्दे पर होनी चाहिए। दहेज के लिए जलाई गई बहू की वापसी, या सौतेली माँ का सौतेले बेटे के लिए त्याग। अपना जवाब मेंबर्स ओनली कमेंट्स में या सुपर चैट के जरिए अभी भेजें। मैं अपने सपोर्टर्स की पसंद की कहानी ही सबसे पहले लिखता हूँ। जल्दी ही मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।